गुड मॉर्निंग। चलो, पीजीबीपी का पार्ट वन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि 28 की इनकम होती है ना, किस तरीके से प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम कैलकुलेट की जाएगी, किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले 28 के अंदर जो जो इनकम आती है वो देखी जाएगी। उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस किए जाएंगे विद द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 40 टू 43 भी, राइट। तो हम सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32 देख चुके हैं। 33 और 34 आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, मैंने बताया था, तो अपन नहीं देख रहे हैं, राइट। सेक्शन 35 और 35 में भी कई सारे हैं, बट हम कुछ रिलेवेंट चीज़ें ही, कुछ रिलेवेंट सेक्शन ही देखेंगे जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, राइट। बट ये भी मैंने आपको बोला था कि अपन कब देखेंगे, जब 36, 37 और रेस्ट्रिक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम 35 देखेंगे। क्यों? बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें बाद में करेंगे, पहले आम लोगों की समझ लें कि आम लोगों की अगर पीजीबीपी की इनकम निकालनी है तो कहानी कैसे होगी। फिर हम समझेंगे 35 जो बड़े लोगों की बातें हैं कि उनको 35 की डिडक्शन से 35 का बेनिफिट किस तरीके से मिल सकता है। इसमें सेक्शन 35 आ गया, 35 ट्रिपल सी आ गया, डबल सी डी, 35 डी, डबल डी ए और एडी, दीज आर रिलेवेंट फॉर यू, राइट। चलो, फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। चलो अब अपन आते हैं सेक्शन 36, जो अभी तक जो पढ़ा है उसके आगे। सेक्शन 36, सर्टेन डिडक्शंस, सर्टेन स्पेसिफाइड डिडक्शंस, राइट। कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शंस, बहुत सारी बिजनेस के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, सारे खर्चों को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ एम्बिग्यूटीज है, उनको उन्होंने 30 से 36 के अंदर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, और 37 के अंदर जनरल डिडक्शंस को कवर कर दिया। तो 36 के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शंस। सबसे पहले इसमें आएगा प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना, सर्टेन स्पेसिफाइड डिडक्शंस, राइट। सर्टेन स्पेसिफाइड डिडक्शन में इसमें पहला है प्रीमियम फॉर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड का अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो और उसके लिए जो भी आप प्रीमियम का खर्चा कर रहे हो, यस, आपको अलाउड हो जाएगा। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ दी एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हो, यस, अलाउड हो जाएगा, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इट शुड बी अदर देन कैश, मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड है उसी से होना चाहिए, राइट। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज को बोनस दिया जा रहा है या कमीशन दिया जा रहा है तो वो अलाउड हो जाएगा, लेकिन वो तभी अलाउड होगा जब आपकी जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है तब तक आपने पे कर दिया हो। आपका ये क्वेश्चन आएगा, सर हम तो अक्रूवल बेसिस पे जा रहे हैं, तो हम तो बाद में देंगे, 3 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे, नहीं चलेगा। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, 43B का रेस्ट्रिक्शन है, वो बोलता है कि अगर कुछ खर्चे, 43B में हम देखेंगे कि कुछ खर्चे अगर पेमेंट कर दिया हो ड्यू डेट अप टू ड्यू डेट ऑफ दी रिटर्न फाइलिंग, जिस साल का, जैसे प्रीवियस ईयर 21-22 का रिटर्न फाइल करने की जो आपकी ड्यू डेट आएगी वो आपकी आएगी मान लो जुलाई 22, है ना, जुलाई 22 या अक्टूबर 22 या नवंबर 22, तो आपकी जो भी ड्यू डेट है, व्हाटएवर जो भी ड्यू डेट है, अगर तब तक आपने रिटर्न फाइल कर दिया, तब तक आपने उसका पेमेंट कर दिया है, तब तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो अक्रूवल बेसिस पे आप बोलते हो सर हमने बेनिफिट ले लिया, बट क्या आपने रिटर्न फाइल कर रहे हो, प्रीवियस ईयर 21-22 का जो रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तक आपने उसका पेमेंट कर दिया क्या? अगर हाँ है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो यस बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मतलब यहां पर अक्रूवल बेसिस पे बेनिफिट नहीं ले पाओगे, पेमेंट बेसिस पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। सेम फॉर द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और एनी अदर अप्रूव्ड फंड। यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी फंड है, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड है या एनी अदर अप्रूव्ड फंड, वहां पर अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो यस बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सेम 43B का रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने ड्यू डेट के पहले पहले पेमेंट कर दिया हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ड्यू डेट मतलब रिटर्न फाइल की ड्यू डेट के पहले पहले, एज पर रेस्ट्रिक्शंस 43B। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम। अगर एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूव्ड पेंशन स्कीम है, अगर वहां पर आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो वो बेनिफिट कितना मिलेगा, तो इन्होंने बोला है अलाउड अप टू 10% ऑफ सैलरी।
आपकी सैलरी कंप्यूट की जाएगी, सैलरी मतलब बेसिक प्लस ये है, इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, राइट। तो 10% ऑफ सैलरी, तो जो भी आपका सैलरी है बेसिक प्लस डीए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका 10% से ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेट्स अज्यूम, मान लो 10% बनता है 5 लाख रुपए और आपने कंट्रीब्यूशन किया है मान लो 7 लाख रुपए का, तो 7 लाख रुपए का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2 लाख आपको डिसअलाउड हो जाएगा, 5 लाख अप टू 5 लाख विल बी अलाउड, ठीक है ना। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय, अभी हम क्या देख रहे थे, एम्प्लॉयर, अभी हम देख रहे थे एम्प्लॉयर। अच्छा, यहां पे भी रेस्ट्रिक्शन है 43B की, मतलब देखो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए भी उन्होंने यहां पर रेस्ट्रिक्शन, जब मैं 43B पढ़ेंगे तब ये चीजें आप वापस से वहां देखने वाले हो, ठीक है। तो अभी हम देख रहे थे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अब हम देखेंगे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है, अगर आपको पता हो तो, जैसे पीएफ में भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि हाँ भाई सर्टेन परसेंटेज क्या होता है, जो भी उसकी सैलरी है उसमें से काट लिया जाता है और फिर वो आगे डिपॉजिट करा दिया जाता है, करेक्ट। क्योंकि एम्प्लॉय थोड़ी जमा कराने जाएगा पीएफ डिपार्टमेंट में, आप तो अपना काम करो ऑफिस का, आप थोड़ी जमा कराने जाओगे वहां पे। तो एम्प्लॉय का जो पैसा काटा जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, अगर वो टाइम पे जमा नहीं कराया जाए, राइट, एम्प्लॉयर, एक प्रकार से ये समझ लो कि एम्प्लॉय का पैसा काटा कि भाई ये देख पीएफ डिपार्टमेंट में एफडी, एफडी मतलब एक नाम ले रहा हूं एफडी, इट्स नॉट एफडी, एक्चुअली पीएफ डिपार्टमेंट में आपका पैसा जमा होता है, राइट। तो अब वहां से एम्प्लॉय का पैसा काट के आप पीएफ डिपार्टमेंट में जमा करा रहे हो या नहीं करा रहे हो। अगर एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट के पहले पहले अगर ये जमा नहीं कराया है तो ये एम्प्लॉयर के लिए इनकम मान ली जाएगी। अभी ड्यू डेट में थोड़ा सा एम्बिग्यूटीज थी कि सर ड्यू डेट कौन सी लें, क्या पीएफ वाली ड्यू डेट लें या रिटर्न फाइल की ड्यू डेट लें। तो यहाँ पर एक केस लॉ था, उस केस लॉ से उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम टेंशन ना लो, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक भी अगर एम्प्लॉय का जो पैसा काटा है अगर वो जमा करा देता है, राइट, तो बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब उसे इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा। अगर मान लो एम्प्लॉयर टाइम पे जमा नहीं कराता है तो एम्प्लॉयर के लिए इनकम मान लिया जाएगा। क्लियर। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने बिजनेस के लिए, सबसे पहला अगर आप बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो पहली चीज तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि लोन होना चाहिए फॉर द बिजनेस पर्पज, नॉट फॉर द पर्सनल पर्पज। अगर पर्सनल पर्पज है यहाँ कुछ नहीं करना, आंख बंद कर लो, अपने को मतलब ही नहीं है। अगर बिजनेस का है हमें लेना देना है तो बिजनेस का होना चाहिए, है ना। अगर आपने टिल पुट टू यूज कोई एसेट्स खरीद रहे हो और एसेट्स के पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो खर्चा है वो आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। यस, अक्रूवल बेसिस पे आपको वो खर्चा अलाउड हो जाएगा, लेकिन कुछ केसेस में अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, राइट। चलो, टिल पुट टू यूज तक का है तो पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपका अलाउड हो जाएगा, बट अगर वो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो शेड्यूल्ड बैंक को, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी, अगर इन 4 ऑर्गेनाइजेशन को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, आपका अलाउड होगा पेमेंट बेसिस पे। मतलब रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है तब तक अगर आपने इनको पेमेंट कर दिया, मान लो आपने 1 करोड़ का लोन ले रखा है, अब 1 करोड़ पे आपका 10% से 10 लाख का इंटरेस्ट बनता है, आप अपने पीएनएल में दिखा देते हो, साहब इंटरेस्ट 10 लाख रुपए का, तो आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट को 10 लाख रुपए से कम कर दिया, ताकि अब प्रॉफिट को 10 लाख से कम कर दिया मतलब आप पे टैक्स कम लगेगा, राइट। अब अगर ये इंटरेस्ट इनसे रिलेटेड है तो ये इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया हो। अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। इनके अलावा अगर कोई होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो आप 10 लाख दिखाओ, 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी को अगर पेमेंट कर रहे हो तो जब पेमेंट होगा ड्यू डेट के पहले पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया हो, रिटर्न फाइल की ड्यू डेट के पहले पहले अगर पेमेंट कर दिया हो तो ही आपको अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। फिर आता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। लेट्स अज्यूम मैंने कोई बॉन्ड इशू किया 80 रुपए में और 3 साल बाद या 4 साल बाद, लेट्स अज्यूम 4 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर मैं 100 रुपए में क्या करता हूँ, उसे रिडीम, ठीक है ना, इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। मतलब 80 रुपए मैंने आपसे 80 रुपए लिए, बॉन्ड इशू कर दिया, अब जब आप बॉन्ड रिडीम कराओगे तब मैं आपको 100 रुपए दूंगा। तो जो 20 रुपए का जो डिफरेंस है, 20 रुपए का ये जो डिफरेंस है दैट इज हिडन इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब इस हिडन इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तो सर फर्स्ट ईयर में है और दिस इज इन 4th ईयर, ठीक है ना। मान लो 1/1/2020 और ये है आपका 21 ले लो, 1/1/4/2021
और ये है 31/3/2023। मान लो 2 साल का ले लो अपन, ठीक है ना, 2 ईयर्स का, 31/3/2023, 22-23, ठीक है ना। तो 2 साल का अपन ने ले लिया कि भाई 80 रुपये में इशू हुआ है और 31/3/2023 को आपको क्या मिल जाएगा, 100 रुपये आपको मिल जाएंगे। मतलब 2 साल में आपको 20 रुपये का बेनिफिट हो रहा है इस बॉन्ड पे। अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने ये बॉन्ड इशू किया है वो इस 20 रुपये का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेगी? क्या जिस ईयर में रिडीम होगा उसी ईयर में पूरा 20 रुपये का खर्चा ट्रीट किया जाएगा, या क्या ट्रीटमेंट होगा? तो जीरो कूपन बॉन्ड में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इन नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। अब यहां पर आप देखो, प्रो रेटा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शेल बी अमोर्टाइज्ड ओवर लाइफ ऑफ दी जीरो कूपन बॉन्ड्स, जो भी लाइफ है, ठीक है ना, इन कैलेंडर मंथ्स। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उसे कैलेंडर मंथ्स में आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलेंडर मंथ्स में यहां क्या हो गया, 12 महीने तो ये हो गए, 12 + 12 महीने तो 24 महीने। अब यहां मंथ की कैलकुलेशन में एक चीज आप ध्यान रखना, अगर 15 दिन से ज्यादा किसी भी मंथ में हो जाता है तो उसे फुल मंथ ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दिया जाएगा। यहां पर सिंपल है, 1/4 से है तो अप्रैल से लेके मार्च 23 तक का टाइम ड्यूरेशन 24 मंथ्स आ रहा है। अब इस 24 मंथ्स में 20 रुपए को 24 मंथ्स में डिवाइड किया जाएगा तो हर महीने का 0.8333, ठीक है ना। अब 20-21 का अगर मुझे निकालना है, सॉरी 21-22 का अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटू 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 रुपए, और 22-23 का मैं जब निकालूंगा तो वो भी हो जाएगा मेरा 10 रुपए। मतलब 10 रुपए का खर्चा मेरे को अलाउड हो जाएगा इन 21-22, और 10 रुपए का खर्चा मेरे को 22-23 में अलाउड हो जाएगा इन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स। अगर मैं बोलता कि नहीं साहब ये तो 1/9 से 31/3 का है, 1/9/2021 से 31/3/2023 है, तो यहां कितना हो जाएगा? देखो, अप्रैल से मैं ले रहा था तो पूरे 24 महीने हो रहे थे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 5 महीने कम कर दो तो 19 महीने हो गए। से अगस्त ले लो तो पूरा 20 महीना हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो रहे हैं, 20 मंथ्स हो रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास जो हो रहे हैं दैट इज 20 मंथ्स। अब इसे कैसे देखोगे आप, 21-22 में हो गए आपके अगस्त से लेके मार्च 22 तक, दिस इज ये हो गए आपके 8 मंथ्स, और 22-23 के कितने हो गए आपके पास, 12 मंथ्स, तो टोटल हो गए 20 मंथ्स, ठीक है ना। तो 20 रुपीज अपॉन 20 मंथ्स, तो पर मंथ का कितना हो गया, 1 रुपीज पर मंथ, आपको 1 रुपीज अलाउड हो जाएगा। तो यहां पर 21-22 में मेरा कितना खर्चा अलाउड होगा, तो मैं बोलूंगा देखो 8 महीना है, 8 महीना इंटू 1, तो मेरा 8 रुपए का खर्चा अलाउड हो जाएगा। 8 रुपए का जो खर्चा है, राइट, जीरो कूपन बॉन्ड्स पे, वो मेरे को 21-22 में अलाउड हो जाएगा, और 22-23 में 12 रुपए अलाउड हो जाएंगे। सो दिस इज द मेथड। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जीरो कूपन बॉन्ड्स में जो भी हिडन इंटरेस्ट है वो ओवर अ लाइफ ऑफ द बॉन्ड अमोर्टाइज्ड हो जाएगा, और ये जो लाइफ है इन मंथ्स कैलकुलेट की जाएगी। अगर 15 दिन से ज्यादा है तो उसे पूरा महीना कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दिया जाएगा। चलो, बेड डेप्ट्स। बेड डेप्ट्स का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब पहला, तो अब बेड डेप्ट्स का बेनिफिट किस पे मिलेगा, देखो बेड डेप्ट्स मतलब क्या, आपने प्रोडक्ट सेल किया हो, आपने डेटर खड़ा किया हो और डेटर से आपको रिकवरी नहीं हो रही है, दैट इज बेड डेप्ट्स। आपने किसी को एडवांस दिया हो और एडवांस की रिकवरी नहीं हो रही है तो उसे हम बेड डेप्ट्स नहीं बोल सकते। बेड डेप्ट्स मतलब होता है बेड डेटर्स, बेड डेटर्स, ठीक है ना। लोन्स एंड एडवांसेस, नॉट लोन्स एंड एडवांस। डेटर्स अलग होता है, डेटर्स मतलब जिसको आपने माल बेचा हो या ट्रेडिंग करी हो, जिसके साथ आपने प्रोफेशनल सर्विसेज दी हो या कोई गुड सेल किया हो, दैट इज डेटर्स, ठीक है ना। कभी भी लोन्स एंड एडवांसेस अगर आप किसी को देते हो ना, वो डेटर्स नहीं कहलाते हैं, ठीक है। तो बेड डेप्ट्स, बेड डेटर्स, तो सिर्फ आपको सिर्फ बेड डेप्ट्स का बेनिफिट कब मिलेगा, जब वो डेटर्स हो। डेटर्स कब हो गए, जब आपने उसको कभी कुछ सेल किया हो या सर्विसेज दी हो, राइट। अगर सबसे पहली चीजें यहां पर आपको बेड डेप्ट्स का बेनिफिट तभी मिलेगा जब पहले आपने उसे इनकम में ट्रीट किया हो, क्योंकि जब आपने सेल्स की होगी आइदर गुड्स और सर्विसेज, तो आपने सेल्स में रिकॉर्ड किया होगा, राइट। और सेल्स में अगर रिकॉर्ड कर लिया है और बाद में इन फ्यूचर उस डेटा से रिकवरी नहीं हो रही है, तो उस डेटर को अपनी बुक से हटा दिया हो, राइट ऑफ कर दिया हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यस, आपको बेड डेप्ट्स का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर मान लो अगर आपने बेड डेप्ट्स का बेनिफिट ले लिया और फ्यूचर में आपको उस बेड डेप्ट्स की रिकवरी हो जाती है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। जो भी आपका बेड डेप्ट्स का बेनिफिट आप ले चुके हो और अगर आपको उसकी रिकवरी हो जाती है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट, नॉट बेनिफिट, आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा।
फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन पीजीबीपी हेड में अलाउड नहीं होता है, कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। अगर साइंटिफिक बेसिस पे अगर आपने कोई प्रोविजन लिया है तो यस अलाउड होगा, अदरवाइज कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। साइंटिफिक बेसिस पे मतलब जैसे आप लिव इनकैशमेंट है ना, ग्रेचुटी है, जहां पर एक्चुअरियल की रिपोर्ट के बेसिस पर अगर आपने कोई प्रोविजन लिया है, यस वो अलाउड हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी प्रोविजन आपको यहाँ पर अलाउड नहीं होता है। बट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बेनिफिट दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अब इसमें क्या होगा, अगर इंडियन बैंक है, अगर इंडियन बैंक है तो 8.5% ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम का 8.5%, और ग्रॉस टोटल इनकम जो कैलकुलेट की जाएगी बिफोर दिस डिडक्शन, तो ग्रॉस टोटल इनकम का 8.5%, और जो भी उनके रूरल ब्रांचेस हैं, इंडियन बैंक के केस में क्या है कि जो भी उनका जीटीआई है बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, तो जो भी जीटीआई है उसका 8.5% प्रोविजन अलाउड हो जाएगा, अप टू 8.5%, मतलब 8.5% तक, ठीक है ना, आपको प्रोविजन बना सकते हो आप। और अगर रूरल ब्रांचेस है तो एग्रीगेट एवरेज एडवांस ऑफ द रूरल ब्रांच, हर रूरल ब्रांच का एवरेज एडवांस निकालो और उनका एग्रीगेट कर दो। एवरेज एडवांस आप कैसे निकालोगे, हर महीने की एंड में जो उनका एडवांसेस है, हर महीने की एंड का जो एडवांसेस है उनको क्यूमुलेट कर लो और उनका एवरेज निकाल लो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो एवरेज एडवांस को एग्रीगेट कर लो, जो जैसे अब एवरेज एडवांस आपको यहां पर समझना होगा, मान लो अप्रैल से लेके मार्च, तो अप्रैल की मंथ की आउटस्टैंडिंग ले लो, मंथ का एडवांसेस ले लो, इसी तरीके से मई जून जुलाई मार्च तक का जो भी एवरेज, जो भी एडवांस उनकी बुक्स में आ रहा है उनको लेके उसका एवरेज निकाल लो, और एक ब्रांच का एवरेज लेके फिर सभी सारी ब्रांचेस का एग्रीगेट कर लो, दैट इज एग्रीगेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो वो एग्रीगेट एवरेज एडवांस आएगा उसका 10%, और जीटीआई का 8.5%, ठीक है, ये आपको प्रोविजन अलाउड होगा, इतना प्रोविजन आप बना सकते हो। लेट्स अज्यूम, मान लो आपका दोनों मिला के 7 लाख रुपए का प्रोविजन बनता है, और आप चाहते हो साहब मैं 10 लाख रुपए का प्रोविजन बनाऊं, तो 10 लाख का प्रोविजन आप नहीं बना सकते, आप 7 लाख का ही प्रोविजन बना सकते हो। अब यहां पर देखो एक सिनेरियो बताता हूं, मान लो ओपनिंग बैलेंस आपके पास प्रोविजन का 2 पड़ा है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रोविजन डेवलप किया 7 लैक्स का, तो आपका बैलेंस कितना होगा 9 लैक्स का। आप बोलते हो सर मेरा एक्चुअल जो डेब्ट्स है वो हो गया सर 10 लाख हो गया है, तो अब क्या करें, तो एक का बेड डेब्ट्स, अब आपका देखो एक्चुअली प्रोविजन कितना है 9, प्रोविजन है आपका 9, अब आपका बेड डेब्ट्स हो गया 10, तो अब हो क्या रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो आपको 1 लाख का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, या 9 लाख का प्रोविजन तो है आपके पास, राइट, 1 लाख का जो आपका बेड डेब्ट्स है वो इन एक्सेस टू दी प्रोविजन का जो बैलेंस है उससे भी ज्यादा हो रहा है, तो वो 1 लाख का बैलेंस आपको अलाउड हो जाएगा। वैसे अगर प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है तो बेड डेब्ट्स अलाउड नहीं होता है, लेकिन इस सिनेरियो में आपको 1 लाख का बेड डेब्ट्स भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन तो हो गया आपका एग्जॉस्ट। अब प्रोविजन के ऊपर अगर बेड डेब्ट्स हो जाता है तो यस वो जो एक्सेस अमाउंट है वो एज ए बेड डेब्ट्स आपको अलाउड हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग का अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है तो 100% अलाउड हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो 1/5 आपको अलाउड हो जाएगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये आपको अलाउड हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दी आईपीसीसी, तो आप इसे क्लोज कर सकते हो। अब हम आते हैं जनरल डिडक्शंस, फिर भी एक बार देख लो, चलो काय को क्लोज करने का एक बार देख लो क्या बिगड़ता है। ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, अगर आप स्पेशल रिजर्व में फंड ट्रांसफर करते हो, दिस इज ओनली फॉर दी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं उन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, ठीक है ना, जिनका लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब 5 ईयर मोर टर्म का जो फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको एक स्पेशल रिजर्व का एक बेनिफिट दिया जाता है, ताकि एक्चुअली दिस इज द सेफ्टी पॉइंट, ताकि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बड़े लॉस हो तो उनके पास एक स्पेशल रिजर्व है ना, इसलिए इस पर्पज के लिए उन्हें बेनिफिट दिया जाता है। तो ये बोलते हैं कि आपने विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज 3, इन तीनों में से जो कम होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, 20% ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम अबाउ बिजनेस एक्टिविटी, और तीसरा 200% ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व एज ऑन द लास्ट डेट, प्रीवियस ईयर की जो लास्ट डेट है उस दिन जो शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व है उसका 200% ले लो माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेशल रिजर्व, तो ये जो डिफरेंस है इन तीनों को कैलकुलेट करो, विच एवर इज लोअर वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है।
एनी अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम सच रिजर्व, अगर इस रिजर्व में से कोई अमाउंट अगर आप फ्यूचर में विड्रॉल करते हो तो यस वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 41, ठीक है ना, 41 में आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब आता है जनरल डिडक्शंस। मैंने क्या कहा था कि बिजनेस के अंदर कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सारे एक्सपेंसेस को डिफाइन करना मुश्किल है, तो इसीलिए डिपार्टमेंट ने जिन जिन को स्पेसिफाइड करना था 30 से 36 के अंदर स्पेसिफाइड कर दिया। बट इसके अलावा बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो अब सेक्शन 37 में एक जनरल डिडक्शन बना दिया गया, उसमें बोल दिया गया बहुत सिंपल शब्दों में उन्होंने बोल दिया, देख भाई बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और लीगल खर्चा है, ये चीज ध्यान रखना, बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है और लीगल खर्चा है, अलाउड हो जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि सर ये खर्चा 30 से 36 में अलाउड नहीं हो रहा है, तो क्या खर्चा अलाउड होगा क्या या नहीं होगा? आप देख लो, बिजनेस का खर्चा है, हाँ है, लीगल है, हाँ है, रेवेन्यू नेचर का है, बस अलाउड, सेक्शन 37 परमिशन दे रहा है, यस इट विल बी अलाउड, ये अलाउड हो जाएगा, राइट। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होने का है। बट कुछ खर्चे हैं जो आपको लगेंगे सर कि दीज आर दी रेवेन्यू नेचर का है, बिजनेस का खर्चा है और लीगल भी है, बट फिर भी वो अलाउड नहीं होगा, जैसे CSR एक्सपेंसेस, उसके लिए साफ साफ मना कर दिया है कि इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज पर कंपनीज एक्ट आपको एक सर्टेन परसेंटेज आपको CSR एक्टिविटीज में लगाना होता है, लेकिन इसे बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना गया है, और जब ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना गया है तो फिर अलाउड नहीं होगा। कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। फ्रीबीज, गिफ्ट और कैश ट्रैवल फैसिलिटी टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करती है, डॉक्टर्स को बोलती है देखो हमारी दवाई रेफर करो, हमारी दवाई रेफर करो, हम क्या करेंगे, तुम्हें सिंगापुर का ट्रैवल कराएंगे, तुम्हें बैंकॉक का ट्रैवल कराएंगे, तुम्हें हम गिफ्ट देंगे, तुम्हें हम कैश असिस्टेंस देंगे, राइट। सो दीज आर अनएथिकल, राइट, दिस इज नॉट लीगल एक्सपेंडिचर, सो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, दिस इज नॉट अलाउड। इसी तरीके से अगर मान लो बिजनेस में अगर आप पे कोई पेनल्टी इंपोज होती है, तो क्या वो पेनल्टी अलाउड होगी या नहीं होगी, क्या वो पेनल्टी अलाउड होगी या नहीं। अगर आपने लॉ को तोड़ा है, अगर आपने ब्रीच ऑफ लॉ कानून तोड़ा है, कानून तोड़ना तो गलत है यार, इलीगल है, कानून तोड़ना तो गलत है, दिस इज इलीगल, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कानून नहीं तोड़ा है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कभी भी इलीगल नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस होती है जहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना पड़ सकता है, जैसे मान लो कोरोना के अंदर मेरे को ऑर्डर्स आए थे कि भैया आपको 1 लाख मसाला बनाना है या 1 लाख मास्क प्रोवाइड कराने हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल मैं 1 लाख मास्क नहीं बना पाया, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके कारण अगर मुझे कोई पेनल्टी पे करनी पड़ी तो अलाउड हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सिचुएशनल टूट सकता है, और अगर उसके कारण कोई पेनल्टी इंपोज होती है, दैट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर, अलाउड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अगर डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट आप कर रहे हो, भाई डायरेक्ट टैक्स का तो पेमेंट करने के लिए हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट टैक्स तो भी अलाउड हो ही नहीं सकता, राइट, बट इनडायरेक्ट टैक्स आपको अलाउड हो जाएगा। इलीगल बिजनेस का अगर कोई भी लीगल खर्चा है, देखो सुनना, इलीगल बिजनेस है बट उसका कोई लीगल एक्सपेंसेस है, अलाउड हो जाएगा, ठीक है ना। डोनेशन टू दी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर डोनेशन देते हो तो दैट इज नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं होगा। बट आपको 80 जी के अंदर, सॉरी 80GB 80GC के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी सोवेनियर्स, ब्राउचर्स, पैम्पलेट और लाइक पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी, अगर आपको उनकी कोई बुक आती है, उनका कोई न्यूज़पेपर आता है, इस रिगार्डिंग अगर उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट मतलब क्या होता है कि आपका गबन हो गया, कैश का गबन हो गया, काउंटर पे आपका कैशियर बैठा है, कैशियर ने क्या करा, 10,000 की गड्डी साइड में कर दी, दिस इज एम्बेजलमेंट, राइट, अलाउड हो जाएगा, दिस इज एम्बेजलमेंट एंड दिस इज अलाउड। शेयर्स और डिबेंचर्स इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है और अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तब तो अलाउड हो जाएगा, और अगर वो कैपिटल नेचर का है तो वो अलाउड नहीं होगा। सर कैसे पता पड़ेगा कि वेदर दिस इज कैपिटल, कैपिटल नेचर का मतलब देखो, चेंज इन कैपिटल मतलब कैपिटल नेचर का है, चेंज इन कैपिटल मतलब कैपिटल नेचर का है, नो चेंज इन कैपिटल मतलब कैपिटल नेचर का नहीं है, दैट्स सिंपल। जैसे अब देख लो, चेंज इन कैपिटल मतलब आपका नेटवर्थ हो गया, अब आईपीओ आप ला रहे हो, राइट शेयर्स अगर आप ला रहे हो तो आपकी कैपिटल में फर्क आएगा, है ना, कैपिटल चेंज होगी, तो यस
वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे बोनस शेयर्स लेके आ गए, बोनस शेयर्स से होता है क्या, रिजर्व से पैसा निकला और शेयर्स बढ़ गए, तो आपकी नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल में कोई, डिबेंचर्स लेके आए, कोई कैपिटल में फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना, नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। सो इस तरीके के जो खर्चे हैं जिससे कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दीज आर दी रेवेन्यू नेचर के हैं, यस वो अलाउड हो जाएंगे। और अगर कैपिटल नेचर के हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। डिविडेंड अलाउड नहीं होगा। एनी अनसर्टेन प्रोविजन नॉट अलाउड। अगर प्रोविजन सर्टेन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रेच्युटी और लिव इनकैशमेंट के प्रोविजन अगर एक्चुरियल के द्वारा वैल्यूड है, एक्चुरियल की वैल्यूएशन हुई भी है, तो अलाउड हो जाएगा। चलो अब अपन ने क्या देख लिया है, 30 से 37 के खर्चे हमने समझ लिए हैं, है ना, कि 30 के 37 के खर्चे ये अलाउड होंगे, बट उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। 40 से 43 बी मैंने आपको बोला था सिर्फ 3 है, एक तो सेक्शन 40, एक सेक्शन 40A और एक सेक्शन 43B। तो अब एक एक को हम आराम से फटाफट से समझते हैं, आराम से नहीं फटाफट से। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस जो भी 30 से 37 के अंदर खर्चे हो रहे हैं, जो भी 30 से 37 के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं उन पर हमने देखेंगे। एक तो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 40A के अंदर 2 हैं, 40A2 कि अगर आप अपने रिलेटिव्स को पेमेंट कर रहे हो और अगर आर्म्स लेंथ प्राइस से अगर ज़्यादा पे कर रहे हो तो वो आपको अलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो अपने रिलेटिव्स को पेमेंट किया 10,000 रुपये और आर्म्स लेंथ के अकॉर्डिंग जो प्राइस बनती है दैट इज 7,000, तो आप 3,000 रुपये एक्सेस पे कर रहे हो तो 3,000 विल बी डिसअलाउड, 3K विल बी डिसअलाउड। सेम अगर आप 10,000 से ज़्यादा कैश का पेमेंट करते हो तो वो भी आपका डिसअलाउड हो जाएगा, 40A3 और 3A में है। और इसी तरीके से 43B सर्टेन पेमेंट जो आपको अलाउड होंगे ऑन पेमेंट बेसिस, सॉरी सर्टेन एक्सपेंडिचर विल बी विच विल बी अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, 43B अपन ने वहाँ पे देखे थे, कुछ यहाँ पर और देखेंगे, ठीक है। और सेक्शन 40, अब सेक्शन 40 के जो भी सारे पॉइंट्स वो हम देखते हैं। अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और TDS काटना था बट आपने नहीं काटा, TDS काट लिया बट ड्यू डेट पे जमा नहीं कराया, जो TDS की ड्यू डेट जमा कराने की अगर आपने नहीं कराया, इवन रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक भी अगर आप जमा नहीं कराते, ये चीज ध्यान रखना, पहला TDS आपने काटना था नहीं काटा, TDS काट लिया बट आपने जमा नहीं कराया टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न मान लो जुलाई 22 है, जुलाई 22 तक आपको जमा कराना था, आपने नहीं कराया, तो वो खर्चा आपका 100% डिसअलाउड हो जाएगा, आपको 1 रुपए का खर्चा का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो। रेजिडेंट के केस में क्या है, TDS काटना था, TDS नहीं काटा, TDS काट लिया बट ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, तो 30% विल बी डिसअलाउड, 30% विल बी डिसअलाउड, बट नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों में एक कॉमन चीज है कि अगर मान लो आपने जिस ईयर में, मान लो आपने फर्स्ट ईयर में पे नहीं किया, प्रीवियस ईयर 21-22 में आपने ड्यू डेट जुलाई 22 तक आपने पे नहीं किया, डिपॉजिट नहीं करवाया, बट आपने मान लो अगस्त 22 में करवा दिया, तो आपको ये 22-23 के अंदर जो खर्चा आपका डिसअलाउड हुआ है वो 22-23 के अंदर अलाउड हो जाएगा। मतलब जब आप कंप्लायंसेस कंप्लीट कर लोगे तो अलाउड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। यहां पर दोनों में एक और एक कॉमन पॉइंट है कि if compliances done in subsequent year or any subsequent year, disallowed portion will be allowed in that year if payee furnishes return or paid tax on the above amount. The payer will not be treated as assessee in default. तो payer assessee in default treat नहीं किया जाएगा। एक और एक चीज है, वो तो है ही है कि चलो अगर मान लो आपने सब्सिक्वेंट ईयर में पेमेंट कर दिया है, कि मान लो भरत रुनीवाल को TDS काटना था और टाइम पे जमा कराना था, भरत रुनीवाल ने TDS काट तो लिया बट टाइम पे जमा नहीं कराया, तो उस केस में भरत रुनीवाल के लिए वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट गया तब तो 100%, और अगर रेजिडेंट को गया तो 30% डिसअलाउड हो जाएगा। बट अगर भरत रुनीवाल अपने आप को इस एरर को रेक्टिफाई कर लेता है नेक्स्ट ईयर में या सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो जिस ईयर में भरत रुनीवाल ने इस एरर को रेक्टिफाइड कर लिया है, कंप्लायंसेस फुलफिल कर लिए हैं, उस ईयर में उसको खर्चा बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा एक सिनेरियो क्या होता है कि मान लो भरत रुनीवाल को काटना था, भरत रुनीवाल ने नहीं काटा, है ना, भरत रुनीवाल को TDS काटना था, भरत रुनीवाल ने TDS नहीं काटा। अब हुआ क्या कि भरत रुनीवाल लेट्स अज्यूम आपको पे कर रहा है, मान लो आपका नाम है राहुल, ठीक है। अब राहुल को भरत रुनीवाल पेमेंट कर रहा था, भरत रुनीवाल ने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, कायदा बनता भैया 10,000 रुपए TDS काट ले 10% के हिसाब से, भरत रुनीवाल ने नहीं काटा, बट राहुल निकला ईमानदार आदमी, राहुल ने क्या करा, राहुल ने खुद जाके पैसा जमा करा दिया, है ना, राहुल ने अपनी इनकम में दिखा दिया कि देखो 1 लाख रुपए मेरी इनकम है, ये इस पे टैक्स जमा करा दिया, और
राहुल के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो सर्टिफिकेट भरत टोनीवाल को दे दिया कि देखो साहब, आपने जो टीडीएस नहीं काटा था ना, कोई टेंशन ना लो, हमने इस 1 लाख रुपए को हमारी इनकम पे दिखाया है और इस पे हमने टैक्स पे कर दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट भरत टोनीवाल डिपार्टमेंट को फर्निश कर देता है तो भरत टोनीवाल एसेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और उसको उस खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा। बट जो डिले हुआ है इंटरेस्ट की लाइबिलिटी का, वो तो भरत टोनीवाल को पे करनी ही पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। मतलब यहां पर क्या है कि अगर पेई मतलब राहुल अगर अपना रिटर्न फाइल कर देता है और उस पर टैक्स पे कर देता है, ठीक है, और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरत टोनीवाल के पास क्या आ जाता है, सर्टिफिकेट आ जाता है कि साहब इस पे टैक्स पे हो गया है, रिटर्न फाइल हो गया है ड्यू डेट पे, अब बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको जमा कराना था ड्यू डेट के पहले पहले टीडीएस, आपने भरत टोनीवाल ने तो नहीं कराया बट राहुल ने करा दिया, तो आपको एसेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। आपकी जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है बस आपको वो पे करनी है, आप फ्री हो जाओगे, आपको एसेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे और आपको खर्चे का बेनिफिट मिल जाएगा। दैट्स इट। फीस, रॉयल्टी एटसेट्रा पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी फीस, रॉयल्टी नाम से कुछ भी पे कर रही है तो उसका खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। सैलरी पेबल टू नॉन रेजिडेंट, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को और उसका टीडीएस ड्यू, जो भी टीडीएस जमा करानी, टीडीएस काटना था नहीं काटा, काट लिया बट टाइम पे जमा नहीं कराया, 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउड और फ्यूचर में आपको अलाउड हो भी नहीं सकता। बाद में आप भले अपनी गलती सुधार भी लो तो भी वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा और काट लिया लेकिन ड्यू डेट पे जमा नहीं कराया, ड्यू डेट क्या होता है, अगले महीने की 7 तारीख, जमा नहीं कराया, खत्म। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा हूं, ड्यू डेट फॉर द टीडीएस जिस महीने में आप काटते हो ना, उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख को आपको टीडीएस जमा कराना होता है। बट आपने अगर काट लिया बट जमा नहीं कराया या काटा ही नहीं, वो खर्चा आपको कभी भी अलाउड नहीं होगा। सिंपल। पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, अगर कभी कभी कुछ केसेस होते हैं जहां एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ही टैक्स पे कर देता है। मान लो एम्प्लॉयर कुछ आपको परक्यूजिट्स देता है, अब उस परक्यूजिट्स पे जो टैक्स बनता है वो एम्प्लॉयर खुद से पे कर देता है, तो परक्यूजिट्स तो आपके लिए टैक्सेबल होगी और उस पर टैक्स निकाला जाएगा, और वो टैक्स अगर मान लो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो आपके लिए नॉन टैक्सेबल परक्यूजिट्स कहलाएगी। ठीक है ना, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(c) के अंदर, और यहां पर आपके लिए एग्जेम्प्ट हो गई और एम्प्लॉय को भी उसका कोई खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आपके बिहाफ पे जो टैक्स पे किया है एम्प्लॉयर को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करती है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट, व्हाटएवर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा कुछ भी पे कर रही हो, राइट, या इंटरेस्ट पे कर रही हो, तो क्या सिनेरियो होगा। देखो इंटरेस्ट के केस में है कि एज पर डीड पे किया जाना चाहिए, बट अगर एज पर डीड 12% से ज्यादा है तो मैक्सिमम 12% ही अलाउड होगा। ठीक है ना, एज पर डीड 8% है तो 8% से ज्यादा डिसअलाउड हो जाएगा, 8% ही अलाउड होगा। लेकिन अगर एज पर डीड बोला जाता है 15% तो 12% ही अलाउड होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम 12% ही अलाउड होगा। इसी तरीके से रेम्यूनरेशन भी आपको एज पर डीड देखना पड़ेगा। अब यहां रेम्यूनरेशन में क्या होता है, कितना रेम्यूनरेशन अलाउड हो जाएगा। अब यहां पर एज पर डीड है, वो तो एक है ही है, उसे तो आपको चेक करना ही है। बट अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा कि अप टू, जैसे अपन ने देखा ना इंटरेस्ट में अप टू 12% से ज्यादा नहीं हो सकता, वैसे ही अप टू सर्टेन लिमिट आपका रेम्यूनरेशन ज्यादा नहीं हो सकता। आप तो बोलो साहब 50 लाख, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट आ रही है 35 लाख, तो भाई 35 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। आपकी डीड भले ही बोलती हो कुछ भी, हमें मतलब नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। वो लिमिट क्या है, एज पर सेक्शन 40B हमें वो देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो क्या होता है, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन एटसेट्रा जो भी चीजें हैं, तो यहां देखना पड़ेगा फर्स्ट 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट। आप क्या करो, पहले बुक जो आपको जो भी बुक प्रॉफिट है, सबसे पहले आप बुक प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं किस तरीके से होगा। फिर उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला 3 लाख और 3 लाख के बाद वाला बुक प्रॉफिट। लेट्स अज्यूम आपका बुक प्रॉफिट है 15 लाख, तो पहला 3 लाख इधर आ जाएगा और 12 लाख इधर आ जाएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं बुक प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। बुक प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शंस, सभी डिडक्शंस को लेस कर दो, बट अगर आपने कोई रेम्यूनरेशन लेस किया हुआ है तो उसे ऐड बैक कर दो। ठीक है ना, रेम्यूनरेशन बिफोर डिडक्शन ऑफ द रेम्यूनरेशन, अगर आपने रेम्यूनरेशन लेस किया हुआ है तो उसे ऐड बैक कर दो, दैट्स इट। ठीक है ना, एक्सेप्ट
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस यहाँ कंसीडर नहीं करने हैं, बाकी सारी डिडक्शंस लेस कर दो। अगर आपने रेम्यूनरेशन इसमें लेस किया हुआ तो वो ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि अपन रेम्यूनरेशन तो निकाल रहे हैं, राइट? तो दैट इज द बुक प्रॉफिट। अब ये जो बुक प्रॉफिट है अपना 15 लाख बुक प्रॉफिट आया है, तो 15 लाख में से 3 लाख पर अलग कैलकुलेशन होगी और 12 लाख पर अलग कैलकुलेशन होगी। 3 लाख में क्या हो जाएगा, 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट, वो हो जाएगा आपका 2.7 और 1.5 विच एवर इज हायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2.7 कंसीडर कर लेंगे, है ना? 2.7 यही लिख लेता हूं मैं, 2.7, ठीक है, 2.7। अब 12 लाख, अब जो 3 लाख के ऊपर जो भी बुक प्रॉफिट है ना, उसका 60% विल बी आपका कंसीडर किया जाएगा। तो 12 लाख का अगर 60% लेता हूं तो 7.2, तो टोटल जो मेरी लिमिट होती है वो कितनी होती है, 9.9 लैक्स। तो अगर मान लो मेरा रेम्यूनरेशन 9.9 लाख से ज्यादा है तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेट्स अज्यूम मैंने रेम्यूनरेशन दिया है 13 लाख रुपए, तो 9.9 अलाउड हो जाएगा, बाकी का डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने रेम्यूनरेशन दिया है 8 लाख रुपए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 9.9 की लिमिट में है, ठीक है ना। तो एक अप टू एक लिमिट हो गई है कि बुक प्रॉफिट की यहां पर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो, इससे ज्यादा अगर रेम्यूनरेशन जा रहा है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, अदरवाइज अलाउड हो जाएगा। कुछ नोट्स देख लेते हैं। सेकंड नोट इसमें क्या है, रेम्यूनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर वो अलाउड नहीं होगा। अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर नॉट ऑथराइज्ड बाय डीड, अगर डीड में ऑथराइज नहीं है तो अलाउड नहीं होगा, मतलब डीड के अकॉर्डिंग तो आपको चलना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट शुड नॉट बी, इंटरेस्ट शुड बी एज पर डीड, बट 12% से ज्यादा नहीं होगा। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो किसी भी पार्टनर को इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एक तो क्या हूं, मैं पार्टनर हूं, मैंने कंपनी को फंड दिया तो मुझे डायरेक्ट इंटरेस्ट का पेमेंट, जो भी मैंने कैपिटल दिया मान लो या लोन दिया पार्टनर को, तो मुझे इंटरेस्ट में मिल रहा है। बट मान लो एचयूएफ पार्टनर है और मैं एचयूएफ का करता हूं, तो मैं एचयूएफ के रूप में लोन नहीं दे रहा हूं, मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दे रहा हूं। तो मैं क्या हो रहा हूं, एचयूएफ का रिप्रेजेंटेटिव हूं, इसीलिए मैं पार्टनर हूं, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे दे रहा हूं, तो ये एक आउटसाइड लोन की जैसे ट्रीट किया जाएगा, यहां पर वो कंस्ट्रेंट्स नहीं आएंगे। अगर जो पार्टनर है उसको डायरेक्ट लोन दिया, वो अगर डायरेक्ट लोन देता है और उसको डायरेक्ट इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो लिमिट लगेगी, अदरवाइज वो लिमिट नहीं लगेगी। तो यहां पर देखो, पार्टनर्स इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दे रहा है तो नो लिमिट चेक। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे दे रहा है तो लिमिट चेक किया जाएगा। मान लो, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। कंपनी में 3 पार्टनर है, ए, बी और एक एचयूएफ, ठीक है ना, ए, बी और ये एक सी एचयूएफ करके है। ए इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल और सी एचयूएफ है। सी एचयूएफ करके एक एचयूएफ है, वो इसमें पार्टनर है, ठीक है ना, ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। अब CHUF का जो करता है वो है मिस्टर डी। अगर ए लोन दे रहा है, बी लोन दे रहा है और डी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे लोन दे रहा है, तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा। डी CHUF के भी आप पे लोन नहीं दे रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, खुद की कैपेसिटी पे लोन दे रहा है, नॉट ऑन दी एचयूएफ के भी आप पे, नहीं, एचयूएफ के भी आप पे नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या सिनेरियो होगा, अब इसका जो होगा यहां वो लिमिट चेक की जाएगी, यहां लिमिट चेक की जाएगी। अब जो डी लोन दे रहा है यहां नो लिमिट चेक। बट अगर डी जो लोन दे रहा है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एचयूएफ, मतलब एचयूएफ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दे रहा है, मतलब एचयूएफ तो यहां पर पार्टनर है, उसके रूप में दे रहा है, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एचयूएफ का हिस्सा होगा, तब तो लिमिट चेक की जाएगी। इसी तरह अगर डी जो कि करता है बट वो इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग है, यहां पर डी का कोई रोल नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म में डी का कोई रोल नहीं है, वो तो ठीक है इसका करता है इसलिए एचयूएफ के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव है, उसका खुद का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर जब उसका खुद का कोई रोल नहीं है और वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दे रहा है तो वहां लिमिट चेक नहीं होगी, लेकिन अगर वो एचयूएफ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लोन दे रहा है तो लिमिट चेक की जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम अब देखते हैं, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा टू मेंबर बाय एओपी बीओआई। अगर एओपी बीओआई
को अगर एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट रेम्युनरेशन कुछ भी देती है तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सेक्शन 40 देख लिया है। अब सेक्शन 40A में हम क्या देखते हैं, अगर आप पेमेंट रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो तो अगर आर्म्स लेंथ प्राइस से अनरिजनेबल पेमेंट जो भी आप ज्यादा कर रहे हो, आर्म्स लेंथ प्राइस से ज्यादा जो भी आपका पेमेंट हो रहा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब इसमें रिलेटिव्स की डेफिनेशन में जैसे इंडिविजुअल के लिए सेल्फ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। एचयूएफ के केस में फैमिली मेंबर और देयर रिलेटिव्स। फर्म में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स एंड देयर रिलेटिव्स। कंपनी के केस में हो जाएगा डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स। एओपी बीओआई मेंबर एंड देयर रिलेटिव्स। दीज आर रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है ना। असेसी एंड एनी ऑफ हिज रिलेटिव हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर असेसी या उसके कोई भी रिलेटिव्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी उनके लिए रिलेटिव्स हो जाएगी। 20% ऑफ मोर शेयर होल्डिंग अगर है या प्रॉफिट शेयरिंग है तो वो भी रिलेटिव्स हो जाएगा। होल्डिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो आपस में वो जो दो सब्सिडरीज जो हैं वो भी क्या हो जाएगी, वो भी रिलेटिव्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। फिर आता है 48(3). 48(3) में मैंने क्या बताया था, 3 और 3A। तो यहां पर मैंने क्या बताया था कि अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे तो वो आपके लिए डिसअलाउड हो जाएगा, तो वो आपके लिए डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट वेंडर को अगर आप पे कर रहे हो तो उस केस में 35,000 की लिमिट है, उस केस में 35,000 की लिमिट है। पेमेंट टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड एक्सेट्रा। मतलब जो भी पेमेंट होना चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट के रूट आउट होना चाहिए, अगर उसके अलावा अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो मैक्सिमम 10,000 तक का पेमेंट कर सकते हो टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे। अदरवाइज वो अलाउड नहीं होगा, पूरा अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में 35,000 रुपए का पेमेंट आप कैश में कर सकते हो, उसके ऊपर अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो अलाउड नहीं होगा। बट कुछ एक्सेप्शन है इस रूल्स के ना, इस रूल से कुछ एक्सेप्शन है वो हम देख लेते हैं। पेमेंट टू आरबीआई, एलआईसी, बैंक और गवर्नमेंट। अगर आप एलआईसी, आरबीआई, गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हो, यस आपका 10,000 से ज्यादा भी कैश पेमेंट हो रहा है तो भी अलाउड हो जाएगा। अगर आप कोई बुक एंट्री के रूट आउट एडजस्टमेंट कर रहे हो, है ना, बुक एंट्री के रूट आउट कोई एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, उसमें कहाँ कैश का मूवमेंट हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट, तो वो अलाउड हो जाएगा। पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ दी प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, फिश, लाइव स्टॉक, दीज टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसका जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको अगर आप पेमेंट करते हो तो 10,000 से ज्यादा अगर कैश भी दोगे तो अलाउड हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, उसको अगर आप मान लो 1 लाख भी कैश में दोगे तो चलेगा। लेकिन मान लो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है उससे माल खरीदा और मंडी में लाए, मंडी में जिससे आप माल खरीद रहे हो उसको पेमेंट कर रहे हो, वो प्रोड्यूसर थोड़ी है यार, वो तो ट्रेडर है, तो वो अलाउड नहीं होगा। पेमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर आप 50,000 रुपए तक का रिटायरमेंट बेनिफिट अगर किसी भी एम्प्लॉय को पे करते हो अलाउड हो जाएगा। अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो जो उसकी बेस लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जा रहा है तो अप टू 15 दिन का, 15 डेज और मोर, मतलब वहां पर जा रहा है 15 दिन और 15 दिन से ज्यादा के लिए अगर कहीं बाहर जा रहा है, दूसरी लोकेशन पे जा रहा है तो वहां अगर आप उसको सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, तो यस अदर देन कैश होगा तो भी चल जाएगा। पेमेंट मेड वेयर बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है वहां आपको कैश पेमेंट करना पड़ रहा है, यस चलेगा, कोई इशू नहीं है। पेमेंट मेड बाय ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर, ऑथराइज डीलर और मनी चेंजर का काम ही क्या होता है, फॉरेक्स में डील करना, परचेज करना, कोई बाहर से आया है तो परचेज करना, देना, राइट। अगर वो परचेज करता है और कैश में आपको पेमेंट करता है तो वो कोई इशू नहीं है। अगेंस्ट परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसीज, ट्रैवलर चेक्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई इशू नहीं है। पेमेंट मेड थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, डेबिट कार्ड, ईएसआई, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीएम, अगर मान लो आप प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड किससे पेमेंट कर रहे हो तो कोई इशू है ही नहीं, दीज आर द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो यहां पर हमने ये देख लिया है। अब आता है 43A, 43B हम देखेंगे पर उसके पहले छोटे छोटे से दो सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज करेंसी, एक्चुअली इसका रिलेवेंट क्या होता है, अगर आपने फॉरेन से कोई असेट्स खरीदी है और फॉरेन से जो असेट्स खरीदी है आपने इमीडिएट पेमेंट उस समय नहीं किया, आपने वहीं से लोन ले लिया या आपने उधार ले लिया कि भैया 3 महीने बाद पे करूंगा। अब मान लो आपने $10,000 में कोई असेट्स खरीदी, अब $10,000 में अगर उसी समय पेमेंट कर देते तो कहानी खत्म, अगर आप उसी समय पेमेंट कर देते तो कहानी खत्म, समझना इसको। 10,000 USD में आपने कोई खरीदी, उस समय USD की रेट थी 75, तो ये हो जाता आपका सभी 7.5 लाख का खर्चा होगा, सिंपल, 7.5 लाख की आपकी एसेट्स रिकॉर्ड हो जाती है। अब आपने क्या करा, 5,000 तो आपने पे कर दिए, ये तो आपने पे कर दिए, मान लो 6,000 आपने पे कर दिए, अब 4,000 आपने पेंडिंग रखे। अब 4,000 पेंडिंग रखे तो 4,000 पेंडिंग रखे, उस समय तो आपने 10,000 की एसेट 7.5 लाख पे बुक्स में दिखा दी, लेकिन वैल्यू क्या हो गई साहब, 80 रुपये हो गई। अब आपको जो $4,000 देने हैं वहां पे 3,80,000 रुपए के हिसाब से 3,20,000 देने हैं,
ठीक है ना, 3,20,000 देने हैं, मतलब 5 रुपए का वेरिएशन हो गया। तो ये $4,000 इंटू 5 रुपए, 20,000 रुपए आप उस कॉस्ट में ऐड कर दोगे, आप कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ठीक है ना। अभी तक आप दिखा रहे थे 7.5 लाख पे, लेकिन एक्चुअल कितना हो गया 7.5 लाख, प्लस ये 20,000 का जो एक्स्ट्रा लोड आया, 20,000 का एक्स्ट्रा लोड आया ना, क्योंकि 5 रुपए बढ़ गए। 4,000 का पेमेंट अगर उसी समय करते तब तो 75 पे हो जाता, लेकिन आज पेमेंट किया तो 5 रुपए का क्या हो गया, वेरिएशन आ गया है ना, तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है। असेट्स परचेज फ्रॉम फॉरेन करेंसी लोन लिया है या फॉरेन करेंसी क्रेडिट पे लिया है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट एक्सचेंज वेरिएशन एडजस्ट इन द ब्लॉक ऑफ सच असेट्स, ठीक है ना, उस ब्लॉक में ऐड किया जाएगा। 43 CA, जैसे स्टैम्प वो होता है ना SDV, अपन ने देखा था 50C, सेम 50C की जैसा है ये 50C में तो क्या होता है, देखो 43 CA में तब आ जाएगा जब वो आपका स्टॉक इन ट्रेड होगा। अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका स्टॉक इन ट्रेड है, और अगर आप सेल जो कर रहे हो, सेल प्राइस का 110% अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, 50C और 43C ऑलमोस्ट सेम है। वहां क्या था कि अगर सेल प्राइस का 110% अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। अब यहां पर क्या होगा कि अगर वो आपकी बिजनेस एसेट्स है, मतलब बिजनेस का स्टॉक है, और अगर आप उसे सेल कर रहे हो, तो उसका सेलिंग प्राइस का 110% अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी योर इनकम, बिजनेस इनकम मान ली जाएगी, ठीक है ना, दैट इज। अब आता है 43B। 43B में हमने क्या देखा था, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, एक तो 40 में हमने देख ली थी, 40A में हमने देख लिया, और दिस इज 43B। अब 43B में क्या है कि सर्टेन पेमेंट्स, सर्टेन एक्सपेंसेस विल बी अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस। अगर आप ड्यू डेट के पहले पहले पेमेंट कर देते हो तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, राइट। अब कौन कौन से खर्चे हैं, देखो कोई भी ड्यूटी, टैक्सेस और सेज है, अगर आप पेमेंट करोगे तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स, आप अगर इंडियन रेलवे को कोई पेमेंट कर रहे हो फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स, तो वो आपका खर्चा तभी अलाउड होगा जब आपने इंडियन रेलवे को पेमेंट कर दिया हो। इसी तरीके से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो हमने देखा था, RPF, ग्रेचुटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड पेंशन फंड या एनी अदर अप्रूव्ड फंड, अगर एनी अदर कोई भी अप्रूव्ड फंड में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर ड्यू डेट के पहले पहले, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले अगर उसने पे कर दिया है तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। सेम फॉर द बोनस और कमीशन, रिटर्न फाइल करने के पहले पहले अलाउड, पे कर दिया हो तो अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। ये जो 43B है ना, ये यही बोलता है भाई, रिटर्न फाइल की जो ड्यू डेट है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दो बस, तो अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। अगर किसी लिव इनकैशमेंट का पेमेंट है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले हो गया तब तो अलाउड है, अदरवाइज नॉट अलाउड। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो शेड्यूल बैंक को, PFI को, SFC को और SIIC को, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, अलाउड तभी होगा जब आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। NBFC को भी अगर आप पेमेंट करते हो तो वही सेम, अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले अगर पे कर दिया है तो अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। चलो, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 35 वाले मामले, ठीक है ना। सेक्शन 35 में और भी हैं, बट आपके लिए जो रिलीवेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च हो गया। सेक्शन 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35AA VRS और 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, और उनमें भी जो इंपॉर्टेंट है 35AD, 35D और 30, दीज आर इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा भी और हैं, बट आपके लिए इंटर के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी कवर नहीं किया है। जनरली तो रेगुलर है, वहाँ तो मैं एक बार सारी चीज़ें लेता हूँ जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है, और इवन हम मॉड्यूल भी करते हैं ताकि आपको कंफर्ट आ जाए कि यार स्टडी मटेरियल बहुत आसान है। बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हमें तो टेक्स्ट का स्टडी मटेरियल समझ में आता ही नहीं है। मैं बोलता हूँ यार बहुत आसान है, एक बार पढ़ो, एक बार मेरे साथ आप कंसेप्ट के साथ पढ़ लो, कंसेप्ट आपकी क्लियरिटी हो गई तो मॉड्यूल उठाओ, आप बोलोगे सर मजा आ गया। और मैं कहता हूँ यार स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही है यार, छोड़ना ही नहीं है उसको कभी, ठीक है ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। देखो साइंटिफिक रिसर्च में अगर मान लो, साइंटिफिक रिसर्च में मेजर हम क्या देख रहे हैं, देखो साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला देखेंगे, 35D इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी और 35AD, राइट। चलो सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए खर्चा कर रहे हो, खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हो या कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो यहाँ दो चीजें देखी जाएगी कि आप पहला खुद के बिजनेस के लिए कर रहे हो या अदर के बिजनेस में, मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप अदर्स पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो सिंपल है,
अगर आप किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट को अगर दे रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो या सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च के लिए दे रहे हो, तो 100% आपको अलाउड हो जाएगा। एक्चुअली पहले क्या हुआ करता था कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए देते हो तो 100% हुआ करता था और सोशल एंड स्टैटिकल के लिए 150 हुआ करता था, बट अब सभी प्लेन कर दिया है 100%, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप कोई कंपनी को दे रहे हो विच इज इन साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड इन इंडिया, तो वहां पर भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। या आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी और स्पेसिफाइड पर्संस को, राइट, जो अप्रूव्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वहां पर भी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज के लिए अगर आप दे रहे हो ना, तो यस 100% आपको अलाउड हो जाएगा। पहले हुआ करता था कि कहीं पर 150%, कहीं पर 200% बेनिफिट मिलता था, बट अब ऐसा नहीं है, प्लेन 100% मिल जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो रहा है, राइट। तो अगर आप आउटसाइडर्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हो 100% बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उतनी आपको सेक्शन 35 में डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आप खुद के लिए अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, खुद के लिए, है ना, खुद के बिजनेस के लिए, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का खुद का R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, तो वो खुद अपने यहाँ पे रिसर्च की एक्टिविटीज करवा रहा है, तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है वो तो अलाउड हो गई, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर भी आपका अलाउड हो जाएगा। अब रेवेन्यू नेचर में भी क्या होता है, देखो बिजनेस शुरू होने के बाद का खर्चा तो जनरल है, वो तो अलाउड हो जाएगा। नया क्या है, यहां अगर आपने बिजनेस कमेंस होने के पहले जो खर्चा किया है मैक्सिमम 3 साल का खर्चा, वो भी आपको अलाउड हो जाएगा। बट एक चीज यहां पर ध्यान रखना, ये जो खर्चा अलाउड होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी और मटेरियल का ही खर्चा अलाउड होगा। बिफोर कमेंसमेंट का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 3 साल का अलाउड हो जाएगा, बट उसमें सिर्फ और सिर्फ सैलरी और मटेरियल खर्चा ही आएगा। सैलरी में भी परक्यूजिट्स को अलाउड नहीं किया जाएगा, परक्यूजिट्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर आफ्टर कमेंसमेंट होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अब आता है सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि अगर आपने बिफोर कमेंसमेंट किया हो तो मैक्सिमम 3 ईयर का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक्सेप्ट लैंड अलाउड हो जाएगा, राइट। और आफ्टर कमेंसमेंट है तो यस आपको अलाउड हो जाएगा एक्सेप्ट लैंड, मतलब लैंड पे जो भी खर्चा है वो अलाउड नहीं होगा, बाकी अलाउड हो जाएगा, राइट। दीज आर दी साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 2AB, पहले क्या हुआ करता था कि सेक्शन 35 2AB में अगर आप आते हो, कंपनी जो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, अगर वो खर्चा करती है तो 150% का बेनिफिट मिल जाता था, बट आजकल सबको 100% कर दिया है, तो अब इस सेक्शन का भी कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं रहा है। अब आता है सेक्शन 35 CCC और CCD। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 100% अलाउड हो जाएगा, और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो तो 100% अलाउड हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। दोनों के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग एक्सक्लूड है, मतलब आपका कोई भी खर्चा हो, रेवेन्यू या कैपिटल नेचर का खर्चा है, यस वो अलाउड हो जाएगा, लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग का खर्चा है वो अलाउड नहीं होगा। 35 DD और DDA। DD है अमल कमीशन और डीमर्जर, DDA है VRS। अमल कमीशन और डीमर्जर पे अगर कोई भी खर्चा हुआ है तो अगर इंडियन कंपनी, ठीक है ना, तो ये इंडियन कंपनी को अलाउड हो जाएगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। जिसने भी खर्चा किया है उसको अलाउड होगा, ये चीज ध्यान रखना। और 35 DDA में क्या है, VRS पे जो खर्चा है वो अलाउड हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। अमल कमीशन और डीमर्जर ओनली फॉर द इंडियन कंपनी, ठीक है। अब आता है सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा या रेजिडेंट को मिलेगा, रेजिडेंट, ठीक है ना, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिलेगा। मतलब नॉन रेजिडेंट या कोई फॉरेन कंपनी है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंडियन कंपनी को मिल जाएगा यस, या रेजिडेंट को मिल जाएगा, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर आपने इंकर्ड किए हैं कमेंसिंग ए न्यू बिजनेस, अगर आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो उसके लिए अगर आपने कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड किया है बिफोर कमेंसमेंट, है ना, कमेंसमेंट के पहले अगर आपने कोई खर्चे किए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिफोर कमेंसमेंट, राइट, या बिफोर एक्सटेंशन, अगर आप कोई एक्सपांशन कर रहे हो, राइट, तो उसके पहले का जो खर्चा होता है, या एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हो, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए न्यू यूनिट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए न्यू यूनिट। ये वैसे क्या होता है, आफ्टर कमेंसमेंट होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने खर्चा किया है, दैट इज पहला तो क्या है कि नया बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो, कमेंसिंग ए न्यू बिजनेस, तो उसके पहले का जो खर्चा है दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिफोर कमेंसमेंट एक्सपेंसेस आप उसे बोल सकते हो, राइट। देखेंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब ऐसा नहीं कि सारे खर्चे, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक खर्चे ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में आते हैं। बिजनेस शुरू हो गया और आप कोई नया एक्सपांशन कर रहे हो, कोई नया सेटअप कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी आपको अलाउड हो जाएंगे। और जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड हुए हैं वो आपको अलाउड हो जाएंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, बट यहाँ एक लिमिट है, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज लोअर।
एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अगर कंपनी है तो उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% भी कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर कंपनी के केस में, राइट। तो इन दोनों में से जो कम हो, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, वो बेनिफिट मिल जाएगा और वो होगा, वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर आपने बताया था कंपनी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब जिस ईयर में अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स ऑन लास्ट डे ऑफ द रिलेटेड प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में आप ये खर्चा इनका आपका खर्चे का बेनिफिट आप ले रहे हो ना, उस प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे बैलेंस शीट में आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और सेम फॉर द कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑन लास्ट डे ऑफ द रिलेटेड प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो दीज आर द कैपिटल एम्प्लॉयड और दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इनका 5% कंसिडर किया जाएगा। अगर कंपनी है तो विच एवर इज बेनिफिशियल वो लिया जाएगा, अदरवाइज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही लिया जाएगा, ठीक है। अब आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या? देखो, अगर आपने जनरल एक्सपेंडिचर है और ये जो है स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट के लिए ही होते हैं, राइट। जनरल क्या होते हैं, तो सबके लिए होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, राइट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्वे रिपोर्ट और लीगल चार्जेस फॉर, ये दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, दिस इज ऑल्सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये 5 एक्सपेंसेस जो जनरल सभी के लिए होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या नॉन कॉर्पोरेट, तो ये प्रिलिमिनरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो स्पेसिफिक कॉर्पोरेट के लिए होते हैं वो क्या हो गया, ड्राफ्टिंग एमओए, एओए, प्रिंटिंग एमओए, एओए, ठीक है, लीगल फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर्स और अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर आ गए, राइट। सो दीज आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अदर प्रिस्क्राइब मतलब टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट से प्रिस्क्राइब कर सकता है। दीज आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा वो ले लो, उसको 5 इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड हो जाएगा और अलाउड होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट, सिर्फ और सिर्फ अगर इंडियन कंपनी या रेजिडेंट, ठीक है ना। फिर आता है 35AD, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस, यहां पर ऑप्शन, इस बार ऑप्शन दिया है फाइनेंस एक्ट 2020 से कि आप चाहो तो जो स्पेसिफाइड बिजनेस में 14 बिजनेसेस हैं उनको आप स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में भी ले सकते हो और नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में भी ले सकते हो। तो एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 बेनिफिट अंडर सेक्शन 35AD, अब 35AD में बेनिफिट क्या है कि अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो 100% आपको अलाउड हो जाएगा, मतलब 100% आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। जो भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसका 100% आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इज ऑप्शनल, इस बार 2020 से ऑप्शनल कर दिया है, आप चाहो तो स्पेसिफाइड में ले लो या नॉन स्पेसिफाइड में ले लो। बेनिफिट ऑफ 35AD नॉट टेकन देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल बिजनेस, और अगर आप बेनिफिट ले लेते हो तो 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस आ जाएगा, ठीक है ना। एज पर सेक्शन 35AD 100% डिडक्शन अलाउड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। 35AD का लाने का पर्पज ही यही था कि जो आप बड़े बड़े जो गवर्नमेंट को लगता है कि 20 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हिंदुस्तान में, तो उसको प्रमोट किया जाए। प्रमोट कैसे करें कि भाई खर्चों का बेनिफिट तो हम सारे बिजनेस को दे रहे हैं, इन बिजनेस को क्या करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी दे दो, ठीक है ना। इन बिजनेस को क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी दे दो। जैसे सेक्शन 35 में देखा था साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में, है ना, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी दे दो। तो उन्होंने कहा कि आप अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका भी बेनिफिट हम आपको 100% बेनिफिट दे देंगे, ठीक है ना। विच कैपिटलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर आपका बिफोर कमेंसमेंट का खर्चा है लेकिन जब कमेंसमेंट होने के बाद आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन 3 कैपिटल एसेट्स पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी सभी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर बेनिफिट मिल जाएगा, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने बोला है कि जिस बिजनेस के लिए आप खर्चा कर रहे हो वो नया बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पुराने को आपने स्प्लिट कर दिया और रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पुराने को चेंज करके अगर आप नया कर रहे हो वो नहीं, प्योरली न्यू बिजनेस होना चाहिए। और जो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में उन्होंने बोला है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद रहे हो तो इट शुड बी न्यू, बट 20% ऑफ टोटल कैन बी ओल्ड, और अगर कोई इंपोर्टेड है इट विल बी ट्रीटेड न्यू, ठीक है ना। उन्होंने बोला भले वो ओल्ड हो तो भी इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर 35AD में जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने कोई ऐसा खर्चा किया है कैपिटल नेचर का जो 10,000 से ज्यादा कैश में कर रहे हो आप, अदर देन मतलब प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसके अलावा अगर आप खर्चा कर रहे हो तो दैट नॉट बी कंसीडर, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लो मैंने कोई एसेट्स खरीदी और कैश में खरीद ली तो उसका बेनिफिट मैं 35AD में नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना, उसका मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या बिजनेसेस आते हैं 35AD में।
ईयर कमेंसमेंट और बिजनेस, राइट। तो 2009 में जो 3 बिजनेस इंक्लूड हुए, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, इन बिजनेसेस को 2009 में इंक्लूड किया गया। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया था, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बेनिफिट नहीं मिलेगा। नया बिजनेस होना चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीद रहे हो तो न्यू होनी चाहिए, बट 20% ऑफ टोटल कैन बी ओल्ड हो सकती है। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे न्यू ट्रीट करेंगे, ठीक है। 2010 में जो 3 बिजनेस इंक्लूड हुए, होटल 2 स्टार एंड अबाव, हॉस्पिटल्स मिनिमम 100 बेड होने चाहिए और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम। 2011 में 2 बिजनेसेस ऐड हुए, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर्स। अगर आप इस बिजनेस में हो, यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट ये जब इंक्लूड हुए हैं उसी के बाद से बेनिफिट मिलेगा, पहले बेनिफिट नहीं मिलेगा। 2012 में 3 बिजनेस इंक्लूड हुए, बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीज, हनी एंड वैक्स, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर और इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशंस। 2013 में नो बिजनेस इंक्लूडेड, कोई बिजनेस इंक्लूड नहीं हुआ। 2014 में वापस से 2 बिजनेस इंक्लूड हुए, स्लरी पाइपलाइन और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मशीन, और सॉरी नॉट मशीन्स, यूनिट। 2015-16 में कोई बिजनेस नहीं आया। 2017 में न्यू इंफ्रा फैसिलिटीज डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग और डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, ठीक है ना। अगर कोई भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को प्रमोट करने के लिए लाया गया कि अगर कोई भी मान लो आप इन्वॉल्व हो डेवलप करने में और ऑपरेट करने में, मेंटेन करने में या ऑपरेट करने में, डेवलप किसी और ने कर दिया, आप तो क्या कर रहे हो, मेंटेन और ऑपरेट कर रहे हो, या आपने डेवलप भी आपने किया, मेंटेन भी आप ही कर रहे हो, ऑपरेट भी आप ही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में अगर आप हो तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट कुछ कंडीशन है। जैसे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो 2009 में आया था, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या बोला है कि आपकी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है, इट्स ओन्ड बाय द रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, पहला। दूसरा, अप्रूव्ड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला कि अवेलेबल फॉर द कॉमन करियर बेसिस। 3 चीजें इन्होंने यहाँ पर बोली है कि 3 चीजें फुलफिल होनी चाहिए तो हम आपको बेनिफिट देंगे। पहला, रजिस्टर्ड कंपनी हो, दूसरा अप्रूव्ड हो, है ना, अप्रूव्ड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेट अथॉरिटी, और जो आपका पाइपलाइन है, ऐसा नहीं है खुद के लिए यूज करो, कॉमन करियर के लिए भी यूज होना चाहिए, मतलब दूसरे भी उसे यूज कर सके, एक सर्टेन परसेंटेज तक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेचुरल गैस के केस में उन्होंने बोला 33.33% जो कॉमन करियर के लिए होना चाहिए, पेट्रोलियम के लिए 25% कॉमन करियर के लिए होना चाहिए। होटल ऑपरेटर में इन्होंने क्या बोला है कि बाकी में क्या होता है कि डेवलप आप करो और ऑपरेट भी आप करो। ये जो 35 AD है ना, डेवलप भी आप करो, ऑपरेट भी आप करो, 35 AD पूरा, जो भी अपन 14 बिजनेसेस देखे हैं, डेवलप आपको करना है, ऑपरेट भी आपको करना है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बट होटल के केस में उन्होंने क्या बोला है कि डेवलप आपने कर दिया है बट ऑपरेट आप नहीं कर रहे हो, अगर आपने किसी और को दे दिया तो भी आपको 35 AD का बेनिफिट मिल जाएगा। इफ एसएससी ट्रांसफर ऑपरेशंस टू अनदर पर्सन देन आल्सो क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 35 AD, दिस बेनिफिट इज ओनली अवेलेबल टू होटल ऑपरेटर। फिर आता है इंफ्रा फैसिलिटी, जो हमने देखा था इंफ्रा फैसिलिटीज में, वो बोलता है रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया होनी चाहिए, मतलब इंडियन कंपनीज को ही प्रमोट करा जा रहा है यहाँ पर, और एग्रीमेंट आपका गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब नो डबल डिडक्शन, अगर आप 35 AD में बेनिफिट ले रहे हो तो और कहीं आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इफ डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA to 80 RRB और 10 AA विल नॉट बी अवेलेबल, मतलब एक जगह ही आपको बेनिफिट मिलेगा, दूसरी जगह बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली विद इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर कोई लॉस है तो वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इनकम ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए। हो सकता है कि वो 35 AD के बेनिफिट में नहीं आ रहा हो, जैसे मान लो एक होटल, जो होटल का था, होटल मेरा 2005 का था है, बट वो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, बट बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे 35 AD का, लेकिन क्या मैं उससे सेट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ, उससे आप सेट ऑफ कर सकते हो, बस ये एक चीज है। irrespective whether it is eligible as per section 35 as per 35 AD or not। फिर आता है कंडीशन फॉर रिटेंशन ऑफ एसेट्स फॉर 8 ईयर। यहाँ पर अगर स्पेसिफाइड एसेट्स में आपको जो बेनिफिट मिला है ना 100%, तो उसके लिए कंडीशन भी है कि 8 साल तक ये एसेट्स स्पेसिफाइड बिजनेस में ही यूज होनी चाहिए, किसी और बिजनेस में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी और बिजनेस में विद इन 8 ईयर अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट, उसके लिए उन्होंने क्या बोला, जो आपको डिडक्शन मिली है
वो अगर मान लो आप इसे स्पेसिफाइड में नहीं करके नॉन स्पेसिफाइड में करते तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता। तो अलाउबल डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन आपको बेनिफिट मिल जाता वो लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। ठीक है, और फिर जब आप उसे दूसरे बिजनेस में, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां ब्लॉक में भी तो ऐड होगी, तो किस वैल्यू पर ऐड होगी, तो उन्होंने क्या बोला है कि उसकी कॉस्ट ले लो माइनस डेप्रिशिएबल अलाउेबल। अगर उस एसेट्स को वहां खरीदा होता तो कितना डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिल जाता वो लेस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो उसके ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहां पर सारे जो खर्चे हैं 30 से 37 के खर्चे विद रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 42 43 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब हमने एक देखा था सेक्शन 29 हमें क्या बताता है, 28 और 41 की इनकम माइनस 30 से 37 के खर्चे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 42 43 बी करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी पीजीबीपी का इनकम, राइट। अब यहां पर 41 के भी कुछ इनकम्स हैं वो हम देख लेते हैं। डीम्ड इनकम है ना, डीम्ड इनकम, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन, अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम कर ली है ना, और अगर आपको फ्यूचर में उस डिडक्शन की रिकवरी हो जाती है या वो डिडक्शन, वो जो खर्चा आपने क्लेम कर दिया वो वेव हो जाता है। मान लो आपने हाउस कीपिंग का खर्चा कर दिया 1 लाख रुपए का और आपने यहाँ क्रेडिटर कर दिया, ठीक है ना, जो भी है 1 लाख रुपए का खर्चा अभी आपने पे नहीं किया है, बट फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर अगर ये वेव हो जाता है, वेव हो जाता है ये आपका, अब क्रेडिटर को कुछ पे नहीं करना है, क्रेडिटर को कोई अमाउंट पे नहीं करनी है, अगर ये हो जाता है, खर्चा वेव हो गया आपका, तो ये जो 1 लाख रुपया है इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, तो ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 45(1), ठीक है ना, 41(1), ठीक है। इफ एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर एसएससी allowed a deduction by way of any expenses, loss or trading liability and during the current year रिफंड, अगर आपके उस लाइबिलिटी का रिफंड हो जाता है या रेमिशन और सीजेशन हो जाता है उस लाइबिलिटी का, तो इट विल बी ट्रीटेड इनकम अंडर दी हेड पीजीबीपी 45 41(1) के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब डीम्ड इनकम, एज ए डीम्ड इनकम ही टैक्सेबल हो जाएगी। एसएलएम फॉर पावर जनरेटिंग बैलेंसिंग चार्ज, अगर कॉस्ट से कम है लेकिन डब्ल्यूडीवी से ज्यादा प्राइस अगर आपको मिल रही है, सेल प्रोसीड अगर कॉस्ट से कम है बट कॉस्ट अप टू कॉस्ट है, अप टू कॉस्ट है या कॉस्ट या तो कॉस्ट से कम है या अप टू कॉस्ट है, बट डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी बैलेंसिंग चार्ज, जो हमने पढ़ा था पावर जनरेटिंग के केस में। साइंटिफिक रिसर्च कोई एसेट्स है, साइंटिफिक रिसर्च में अगर कोई एसेट्स है, अगर आप उसको सेल कर देते हो, ठीक है ना, अगर आपने क्या नॉर्मल बिजनेस में यूज लिए बिना, सेल विदाउट यूज इन नॉर्मल बिजनेस, आपने नॉर्मल बिजनेस में यूज लिए बिना उसे आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो उस केस में सेल प्राइस और जो डिडक्शन आपको मिली है विच एवर इज लोअर, वो आपको क्या हो जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिजनेस में यूज करते हो और फिर सेल करते हो, तो नॉर्मल बिजनेस में जैसे यूज करते हो तो ब्लॉक का पार्ट हो गए, अब तो ब्लॉक का पार्ट हो गए तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। रिकवरी ऑफ बेड डेब्ट्स, अगर बेड डेब्ट्स की रिकवरी होती है, मैंने आपको बताया था अगर आपको बेड डेब्ट्स अलाउड हो गया है, अब उस अलाउड पोर्शन की अगर आपको रिकवरी होती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है, ठीक है। अब हम अगला जो पार्ट है दैट इज कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, तो अब हम देखेंगे कि कब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, कब आपको ऑडिट कराना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजम्पटिव इनकम्स, ठीक है ना, 44AD 44ADA और 44AE, ठीक है। 44AA कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपको कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है या नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा कब। 44AA उसके बारे में हमें बताता है। अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, मैंने स्पेसिफाइड प्रोफेशन को यहाँ पर बता दिया है, अगर आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो उस केस में आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा है इन एनी 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के पहले वाले 3 सालों में, अगर किसी भी साल में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा है तो यस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। और अदर बिजनेस और प्रोफेशन के केस में आपकी टोटल इनकम अगर 1,20,000 से ज्यादा है या आपका टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है इन एनी वन, किसी भी ईयर में, इन 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के किसी भी साल में अगर आपका टोटल इनकम या टर्नओवर 1,20,000 या 10 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम 1,20,000 से ज्यादा है या टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है ना। बट अगर मान लो यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, अगर ये बिजनेस और प्रोफेशन इंडिविजुअल और एचयूएफ का है तो उस केस में 2.5 लाख और 25 लाख की लिमिट है, ठीक है ना। बाकी केस में 1,20,000 और 10 लाख की लिमिट है, बट एचयूएफ और इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख या 25 लाख की लिमिट है। ये आप देख लीजिएगा स्पेसिफाइड प्रोफेशन और कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा, कई बच्चों की क्वेरीज आई थी बुक्स, तो आप यहाँ हमारी जो साइट है indiaeduentertain.com, वहाँ पर आप जाकर बुक्स परचेज कर सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। और भी जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं
जो भी सीए से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर भी हमारी बुक्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो 44AB, फिर मैंने आपको बताया था कि कब आपको ऑडिट करना जरूरी है, कब आपकी बुक्स की ऑडिट होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखना कि फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिफोर स्पेसिफाइड डेट 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट है ना, जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, उसके 1 महीने पहले, सिंपल। जैसे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है मान लो जुलाई, तो जुलाई के पहले जून तक आपकी ऑडिट हो जानी चाहिए, 30 जून तक ऑडिट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द एक स्टैंडर्ड 1 मंथ प्रायर टू रिटर्न फाइलिंग डेट। अब ये कहता है कि पहला, पर्सन कैरिंग बिजनेस, किसको ऑडिट कराना जरूरी है? अगर उसका बिजनेस का ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर और सेल्स 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। जनरली तो 1 करोड़ है, बट 10 करोड़ की कंडीशन कब आएगी? 10 करोड़ की कंडीशन कब आएगी? जब उसका कैश में रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं है, कैश में पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं है। कैश में रिसिप्ट 5% से ज्यादा नहीं है, टोटल रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं है, और टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं है, तो यस, उसकी जो लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाएगी। 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगी। अगर 10 करोड़ तक उसका टर्नओवर है तब तो उसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर है तो ऑडिट कराने की जरूरत है। अदरवाइज नॉर्मल है 1 CR। लास्ट ईयर तक हुआ करती थी 5 करोड़, अभी इस आपके लिए जो हो गई है 10 करोड़ हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोफेशन के केस में अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए तक है तब तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बट इसके ऊपर है तो यस, आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप 44AE, 44BB, 44BBB में कवर्ड हो, व्हेन पर्सन क्लेम दैट हिज इनकम इज लोअर देन द प्रेजम्पटिव इनकम, ये प्रेजम्पटिव इनकम वाले केसेस हैं, राइट। तो अगर आप क्लेम करते हो कि आपकी जो इनकम है वो लोअर एज मतलब प्रेजम्पटिव इनकम जो आ रही है उससे कम आ रही है, इवन 44AD और ADA में भी अगर ऐसा है, 44AD, 44AE और 44ADA, एक्चुअली BBB और BBB आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन रेजिडेंट्स के हैं ये, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इनके बारे में आपको प्रेजेंटिव में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटिव में डिस्कस करूंगा 44AD, 44ADA और 44AE, ठीक है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है वो प्रेजेंटिव इनकम के अकॉर्डिंग जो इनकम आ रही है उससे भी कम है तो आप ऑडिट करा लो, ठीक है ना, क्योंकि जब आप प्रेजेंटिव में जाओगे तो वहां आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एक सर्टेन टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज में भी योर इनकम माना जाता है। अगर आपको लगता है साहब मेरी तो इनकम इससे भी कम होगी तो ऑडिट करा लीजिए, वही है यहाँ पर 44AD में। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम कम है, राइट, लोअर देन दी प्रेजम्पटिव इनकम, तो आपको ऑडिट करानी है, प्लस आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा है। ये दोनों अगर कंडीशन, आपको लगता है कि आपकी इनकम प्रेजम्पटिव इनकम से कम है बट जो इनकम है बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा है, तब तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप बोलते हो सर मेरी तो इनकम जो है ना बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से भी कम है, तो ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। सेम फॉर 44ADA, ADA का देखा था, AD 4484 एप्लीकेबल, वही कि अगर आपकी लोअर इनकम है और इनकम बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा है, सेम, ठीक है ना, तो उस केस में आपको ऑडिट कंपल्सरी है। दिस सेक्शन नॉट अप्लाई व्हेन पर्सन हु डिक्लेयर्स PGBP इनकम एज पर 44AD1, ठीक है ना। अगर आप 44AD के अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग अगर आप डिक्लेयर करते हो कि आपकी इनकम 44AD के क्राइटेरिया में आ रही है तो आपको मतलब AD में आता है 2 करोड़, ठीक है ना, 2 करोड़ का लिमिट है कि कब आपको प्रेजम्पटिव इनकम में जा सकते हो। अगर आपका टोटल टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप प्रेजम्पटिव में जा सकते हो। अगर आप 44AD के 1 में जा रहे हो और आपका टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। द सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हुज इनकम एज पर सेक्शन 44B और BBBA, जो B और BBBA में है उनके लिए तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, ये कोई लगेगा ही नहीं, उनको डायरेक्ट प्रेजम्पटिव में जाना है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, बट इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट। अब प्रेजेंटिव इनकम, दिस इज लास्ट टॉपिक, फटाफट से देख लेते हैं हम। 44AD बिजनेस के केस में, 44ADA प्रोफेशन के केस में और 44AE ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैरेज के केस में, ठीक है। प्रेजेंटिव इनकम इन केस ऑफ बिजनेस, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, HUF और फॉर्म एक्सक्लूडिंग LLP, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। रेजिडेंट होना चाहिए तो ही आप प्रेजेंटिव इनकम का बेनिफिट ले सकते हो इन केस ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल, HUF और फॉर्म्स। अभी सेम ये प्रोफेशन में भी कर दिया, पहले ये प्रोफेशन में नहीं था बट यहां पर वो सेम कर दिया है, ठीक है। रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल, HUF और फॉर्म, उनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो 80IA से 80RRB में क्लेम नहीं कर रहे हैं डिडक्शन, तो ही वो प्रेजेंटिव में जा सकते हैं, अदरवाइज वो प्रेजेंटिव में नहीं जा सकते हैं। अब अगर वो प्रेजेंटिव में जाते हैं तो होगा क्या, जो भी उनका ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर है उसका 8% उनकी इनकम मान ली जाएगी, उनका 8% उनकी इनकम मान ली जाएगी। और आप प्रेजेंटिव में तभी जा सकते हो जब आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है आप प्रेजेंटिव में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप बोलते हो
कि आपका टोटल टर्नओवर या आपका ग्रॉस रिसिप्ट सारा का सारा आपको प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला है, अदर देन कैश है, तो उस केस में टोटल टर्नओवर का 6% आपका इनकम माना जाएगा। अदरवाइज टोटल टर्नओवर का 8% विल बी योर इनकम। फॉलोइंग बिजनेसेस आर नॉट कवर्ड। 44 AE में अगर आ रहे हो तो यस आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। एजेंसी बिजनेस, कमीशन, ब्रोकरेज बिजनेस यहाँ नहीं मिलेगा। 30 से 38 के जो भी खर्चे हैं वो अज्यूम कर लिए गए हैं कि आपको अलाउड है, इसलिए फर्दर आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। सो नो एनी फर्दर डिडक्शन, ठीक है। एडवांस टैक्स टू बी पेड, प्रेजेंटिव में अगर आप जाते हो तो 15 मार्च इज द लास्ट डेट, यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स पे करना है। 44 84 if SSC declare income as per AD in any year and he doesn't declare any income as per AD in any of, अच्छा अगर आप AD में जा रहे हो, अगर आप AD में जा रहे हो किसी भी ईयर में, अगर आप 44 AD प्रेजेंटिव में जा रहे हो और अगले 5 सालों में आप पे प्रेजेंटिव एप्लीकेबल है तो आपको प्रेजेंटिव ही ऑप्ट करना होगा। अगर आपने प्रेजेंटिव ऑप्ट नहीं किया तो अगले 5 सालों तक आप प्रेजेंटिव ऑप्ट नहीं कर सकते। चलो अब आते हैं 44 ADA, प्रेजेंटिव इनकम इन केस ऑफ प्रोफेशन। रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF परफॉर्म, सेम जो AD में था वो यहाँ पर हो गया है, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। अब उनको क्या हो जाएगा, प्रेजेंटिव इनकम इन केस ऑफ प्रोफेशन में आप तभी आ सकते हो जब आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लाख है तो ही। उस केस में होगा क्या, 50% ऑफ योर टर्नओवर विल बी इनकम, विल बी ट्रीटेड योर इनकम। 50% विल बी 50% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट विल बी ट्रीटेड योर इनकम। 30 से 38 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रेजेंटिव के बेसिस पे आपको जो एडवांस टैक्स पे करना है 15 मार्च को पे करना है। और इफ एसएससी डिक्लेयर लोअर इनकम, अगर आप लोअर इनकम डिक्लेयर करते हो और आपकी जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ऑडिट इज मैंडेटरी, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, रेमुनेशन वो अलाउड नहीं होगा, ना 44 AD में अलाउड होगा ना ADA में अलाउड होगा। अब आता है 44 AE, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैरेज। ये 44 AE का बेनिफिट आप तभी ले पाओगे जब आपके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, जो गुड्स कैरेज के जो व्हीकल्स है ना 10 से ज़्यादा नहीं है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर आपके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है तो देखना पड़ेगा हैवी व्हीकल और अदर व्हीकल्स। हैवी व्हीकल मतलब जिसका ग्रॉस वेट 12 टन से ज़्यादा है, और अगर वेट 12 टन से कम है तो वो अदर व्हीकल की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर 12 टन से ज़्यादा है तो 1000 रुपीज़ पर टन पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंटिव इनकम माना जाएगा। मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास 3 साल भर 3 व्हीकल थे मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँगा, और ये इसकी कैपेसिटी है 16 टन, तो मैं बोलूँगा 1 टन का 1000 रुपया, तो 16 टन का हो गया। अब मेरे पास 3 व्हीकल थे इंटू 12 महीने के लिए, तो इस तरीके से प्रेजेंटिव इनकम कैलकुलेट की जाएगी, नंबर ऑफ मंथ्स के बेसिस पे की जाएगी। मैं बोलता हूँ सब, एक व्हीकल मैंने खरीदा था मार्च में, 30 मार्च में खरीदा था, तो एक व्हीकल पार्ट दे रहा हूँ, भले एक दिन भी हो गया तो भी वो पूरा मंथ मान लिया जाएगा। तो एक व्हीकल का, आपने एक व्हीकल खरीदा, कब खरीदा, मान लो आपने 30 मार्च को खरीदा या 31 मार्च वॉटेवर, एक व्हीकल खरीदा कितने टन का, 13 टन का खरीदा, तो 1 इंटू 13 इंटू 1000, ठीक है ना, दिस इज 1 मंथ इंटू दिस इज 1 व्हीकल इंटू 13 टन व्हीकल टन, और ये पर टन चार्जेस इंटू 1 मंथ। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। मतलब यहाँ पर अब बहुत सिंपल है, 1000 रुपीज पर मंथ पर टन के हिसाब से आपकी उस एक व्हीकल की प्रेजेंटिव इनकम कैलकुलेट की जाएगी, और नंबर ऑफ व्हीकल्स आप देख लो उसका इसी तरीके से कैलकुलेट करके उनका टोटल कर लो। और पर मंथ, मान लो आपने मिड ऑफ द ईयर खरीदा हो तो जिस दिन खरीदा है आप देखो किस मंथ में खरीदा है, अगर उस मंथ के हिसाब से आपको नंबर ऑफ वो देखना पड़ेगा। और पार्ट दे रहा हूँ, मतलब सिंपल है यार, मंथ और पार्ट दे रहा हूँ एक दिन के लिए, जैसे 30 तारीख को खरीदा ना तो भी एक दिन हो गया, तो पूरा प्रेजेंटिव इनकम में कंसिडर किया जाएगा। अदर व्हीकल है तो 7500 रुपये पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। 30 से 30 AD का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा, पार्टनर्स रेमुनरेशन वाला बेनिफिट आपको मिल सकता है 40B का, ठीक है। इनकम कैलकुलेट इवन व्हीकल इज नॉट पुट टू यूज, तो भी आपको इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि जब आप ये पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। और अगर आप मेरे सेशंस आपने अगर देखे हैं या आप लेना चाहते हो तो हमारी इंडिया एजुकेटेड की साइट पर है, अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और वहाँ पर पहली बार हमने रियल लाइफ विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने इसे इंट्रोड्यूस किया है। आपको कुछ नया मिलने वाला है, मतलब फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कुछ नया हुआ है। सो यू विल एंजॉय। थैंक यू।